और अब देखिए ओवैसी करेंगे ऐसी तैसी। दरअसल आरएसएस जेडीयू टीडी पर जबरदस्त हमला बोला असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी बिहार की धरती से, जहां स्तर पर चुनाव है और पिछली बार विधानसभा चुनाव में मिली 5 सीटों से उत्साहित ओवैसी इस बार बिहार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि ओवैसी जानते हैं कि अल्पसंख्यकों का 77 से लेकर के 80% वोट जो सीधा महागठबंधन के खाते में जाता है, अगर इसमें वो अपने तीखे बयानों और वक्फ कानून के खिलाफ झंडा बरदारी से सेंध लगा पाए तो चुनाव बाद बड़ा सियासी लाभ उठाया जा सकता है। और इसलिए ओवैसी ने एनडीए के खिलाफ पूरी ताकत से मोर्चा खोल दिया है। देखिए, वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। वक्फ कानून पर सियासी संग्राम। नीतीश और चंद्रबाबू पर भड़के पंजाब। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को उखाड़ फेंकने के बयान पर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी तेजस्वी यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही, मगर अब इस संग्राम में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए। ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक जनसभा के दौरान वक्फ कानून बनाने को लेकर जेडीयू और टीडीपी पर हमला बोला। ओवैसी ने साफ तौर पर जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को इस कानून को बनाने का जिम्मेदार बताया। बीजेपी की मदद का आरोप लगाया। बिहार और आंध्र प्रदेश में इनकी सरकारों को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। ये कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण, ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। और आप अपने जमहूरी तरीके से जब कभी भी आपको मौका मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आप चंद्रबाबू नायडू को हराइए, पवन कल्याण को हराइए। जब तक आप इनको सियासी तौर पर शिकस्त नहीं देंगे, इनका दिमाग ठिकाने आने वाला नहीं है। ओवैसी के निशाने पर जेडीयू और टीडीपी ही नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस भी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ कानून को मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को छीनने का हथियार बनाया जा रहा है। आरएसएस ने मस्जिदों की लिस्ट बना रखी। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। चंद्रबाबू नायडू से हम पूछना चाह रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान में से सेकुलर और सोशलिज्म के वर्ड को निकालना चाहिए। क्या चंद्रबाबू नायडू उस पर राजी हैं? अगर राजी नहीं है तो चंद्रबाबू नायडू को पब्लिकली कंडेम करना चाहिए दत्तात्रेय होसबोले के बयान को। असदुद्दीन ओवैसी के वक्फ कानून पर इस बयान के सियासी मायने साफ है कि ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और इसीलिए उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के बहाने बीजेपी के साथ साथ जेडीयू को भी निशाने पर लिया है। ओवैसी के इन हमलों पर बीजेपी और जेडीयू भी आक्रामक हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। चंद्रबाबू नायडू अगर जो है अपने राज्य के उत्थान और विकास के लिए अगर काम कर रहे हैं तो ओवैसी को तो परेशानी होगी। उनको अपनी स्थिति का पता चल गया है कि अब इस बार जो है मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति, कोई समुदाय वो साथ उनके खड़ा होने वाला नहीं है उनकी नीतियों के कारण। इसलिए जो है आज जो है महागठबंधन के आगे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कटोरा लेकर के खड़ा है, आवेदन दे करके कि हमको अपने साथ रख लीजिए। नीतीश कुमार जी धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है और इसीलिए बिहार में मुसलमानों को कतई ओवैसी जैसे नेताओं के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि उनकी वक़्त क्या है बिहार की राजनीति में।
अभी तो जुम्मा 8 दिन उन्हें आए हुआ और लंबे ख्वाब क्यों पाल रहे हैं? उन्हें तो महागठबंधन भी घास डालने के लिए तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर मचे इस सियासी घमासान से साफ है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार भी बिहार विधानसभा में पूरी तैयारी के साथ उतरने की कवायद में है। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान के मुताबिक उनकी पार्टी थर्ड फ्रंट बना सकती है और साल 2020 की तरह ही 2025 में भी थर्ड फ्रंट बनाकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने BSP, RLSP, SBSP और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था, जिसका फायदा AIMIM को मिला था। सीमांचल में जीत दर्ज की थी। ओवैसी ने बिहार के सीमांचल में अपना जनाधार मजबूत किया है। इस इलाके में मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। वहीं दूसरे इलाकों में भी ओवैसी को लगता है कि इस बार वो जीत हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर बीजेपी और जेडीयू को निशाने पर लेकर मुस्लिम वोटों की लामबंदी शुरू कर दी, जिसका असर चुनाव में दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में एक बड़ी खबर यह है कि MIM की महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश नाकामयाब हो गई है। तो अब चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना तेज हो गई है। MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा है कि हम थर्ड फ्रंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रेन छूट जाती है तो लोग बस से सवारी करेंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ तो करना होगा। यानी पार्टी ने अपने लिए सभी विकल्प खोल दिए हैं, सारे दरवाजे खोले हैं। दरअसल MIM की ये बेचैनी क्यों है, इसे समझिए। 2020 के चुनाव के कुछ फैक्ट्स ये आपको बखूबी समझा पाएंगे। देखिए, AIMIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये 2020 विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूं। इसमें क्या हुआ था, MIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसे देखते हुए बड़ी जीत कहा जा सकता है। एक बड़ा सपना पूरा हुआ था। सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटें थी जहां पर ये जीत मिली थी। और अहम ये भी हो जाता है थर्ड फ्रंट से उम्मीदें क्यों, क्योंकि इसमें शामिल BSP ने भी एक सीट जीती थी। यानी दूसरे सहयोगियों का भी दांव चल सकता है। अब बिहार के सीमांचल का समीकरण समझिए, यहां पर इतना स्कोप क्यों नजर आता है ओवैसी को। तो यहां पर दरअसल ये जो मुस्लिम आबादी है वो बड़ा फैक्टर है। देखिए, कटिहार में यही मुस्लिम आबादी जो अल्पसंख्यक 45% आते हैं। इसके अलावा दूसरे जिले जहां पर इनका वोट बैंक अच्छी खासी दखल रखता है, पूर्णिया में 39% है। इसके अलावा 2 और जिले हैं जहां अररिया में कुल मिलाकर के 43% अल्पसंख्यक समुदाय का वोट आता है। तो वहीं किशनगंज में देखिए बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा 68% किशनगंज से आते हैं। तो ये कुल मिलाकर के खाका है जिस पर ओवैसी काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में MIM ने मायावती की BSP, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा थी, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और बाकी कुछ दल थे, उनको साथ मिलाकर के ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था। यहां पर राजद के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। और MIM ने खुद को सीमांचल क्षेत्र में एक मजबूत मुस्लिम आवाज के रूप में भी स्थापित कर लिया है। तो इसलिए उम्मीदें इस बार और ज्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल अब बढ़ते आगे, अब अगली खबर आपको दिखाते हैं।